नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा और खास बातें। और मैं इनकी जो सबसे बड़ी बात है ना, आप देख रहे होगे, आप ड्रेस कोड से सेंस लगा चुके होगे मुझे लगता है। मेरे साथ बैठे हैं कैप्टन जगबीर मलिक जी, जो कि गांव खरावड़ या कलावड़ जिसने कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में हम बैठे हैं इनके निवास स्थान पे। सबसे पहले तो कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो कैप्टन साहब की जो खास बात थी, मैं जहाँ तक इनको समझ पाया हूँ, आज मैं सबसे जो विशेष बात इनकी बताने जा रहा हूँ ना, वो ये है। अक्सर ये देखा जाता है कि भी सेना में भर्ती होने के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कह सकते हैं ना कि ड्रिंक की जो आदत होती है ना, वो थोड़ा सा होता है। वो चाहे उनकी ड्यूटी के दौरान लगा लो या चाहे वर्क प्रोफेशन में लगा लो, किसी तरीके से हो। लेकिन जो मैं खास बात बता रहा हूँ कैप्टन साहब की, वो ये है कि भाई इन्होंने जितने दिन तक सेना में सर्विस करी, तो सैनिक शिक्षा कोर में ये भर्ती हुए थे। ये बाकी बातें सारी कैप्टन साहब से पूछेंगे। इनकी जो खास बात है ना, वो ये रही है कि जब तक ये सेना में रहे और आज तक भी इन्होंने शराब को टच भी नहीं किया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कैप्टन साहब, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और फिर आप कब भर्ती हुए और किस तरीके से आपकी पीढ़ियां सेना से मतलब जुड़ाव रहा है, वो सारी बातें आप बताओ। नमस्कार। मैं कैप्टन जगबीर मलिक, गांव कलावड़ से। मैं सेना शिक्षा कोर में 28 फरवरी 1979 को भर्ती हुआ था और 32 साल सेवा करके सेना में अच्छा। मैं मई 2011 में रिटायर हुआ। अच्छा। और हमारी 4 पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी हैं। अच्छा। हमारे ग्रैंडफादर चौधरी कूड़ेराम सेना में जाट रेजिमेंट में थे और उन्होंने बहुत अच्छे रेसलर थे, विदेशों में भी कुश्तियों के लिए सेना की तरफ से जाते रहे। मिस्र में वर्ल्ड वार 1 में इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। और उसके बाद हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी भी ASC कोर में थे और 1947-48 का जो पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध हुआ था उसमें शामिल रहे। अच्छा। फिर हमारे चाचा, मेरे पिताजी से छोटे, नायब सूबेदार इंदर सिंह, उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी। और सबसे छोटे हमारे चाचा धन सिंह, वो भी ASC में थे और उन्होंने भी 1965 और 71 की लड़ाई लड़ी। मेरे से छोटे भाई कैप्टन प्रताप सिंह 4 जाट रेजिमेंट में थे और उन्होंने OP पवन श्रीलंका में, और 1999 में जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था उसमें डायरेक्ट जो है पार्ट किया। और 1999 में तो 1999 में कारगिल ऑपरेशन में वो बैडली इंजर्ड भी हुए थे। काफ़ी दिनों तक उनका उसमें वो चला, ट्रीटमेंट चला आर्मी हॉस्पिटल में भी। और ले लेंगे कि कब दे दो, कोई दिक्कत आर्मी हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद में वो घर पर जो है ना आए। और फिर उसके बाद हमारे छोटे भाई अभी जो है BSF में है, वो इंस्पेक्टर के रूप में है, अभी रिटायरमेंट आएंगे अप्रैल में। और मेरा भतीजा है नेवी में, चीफ पेटी अफसर है। तो हमारी 4 पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि ये एक मैं दैनिक भास्कर अखबार की एक कटिंग है ना, ये बड़ी संभाल करके रखी हुई है और इसमें सारा कुछ इनका लिखा हुआ है कि परिवार की 4थी पीढ़ी सेना में, वर्ल्ड वॉर से कारगिल तक लड़े, पिता पुत्र अब भी सेवा में। तो ये इन्होंने एक तरीके से बड़ा संभाल करके, बहुत ही डिटेल एक तरीके से इस अखबार ने छापा है, बहुत अच्छे तरीके से। और कैप्टन साहब, जैसे मैंने कहा भाई, शराब की जो लत है ना, हालांकि वो शराब की लत नहीं बोलते, वो एक पार्ट है एक तरीके से, जैसे सैनिक जो है ना वो थोड़ा सा लेते हैं। देखिए, सेना में क्या है, सेना में सर्विस करते हुए कभी हैजर्ड क्लाइमेट में, कभी हाई एल्टीट्यूड में, कभी जो है डिजर्ट में, कभी जंगलों में, इस प्रकार के जो है ना सर्विस होती है। तो वहाँ पर ये कि थकान उतारने के लिए या क्लाइमेट से बचने के लिए उस समय जब मैं भर्ती हुआ था 27 इशू फ्री होते थे। 1 महीने में 27 इशू होते थे। अच्छा सर। हाँ, एक पैग अच्छा, एक पैग पर डे 60 ml रम मिलती है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, 60 ml एक पैग 60 ml का होता है, वो मिलती थी। अच्छा। लेकिन मैंने पूरी 32 साल की सर्विस में कभी मैंने जीभ पर रख करके उसका टेस्ट नहीं देखा, क्योंकि
मैं शुरू से ही मेरा एक ध्येय था कि मैं सेना में एज ए शिक्षक के रूप में भर्ती हुआ हूँ, तो एक अच्छा शिक्षक तभी बन सकता हूँ जब मेरे अंदर कोई अवगुण ना हो। मैं दूसरे को तभी बोल सकता हूँ कि भाई आपको नशा नहीं करना चाहिए, और वो अवगुण अगर मेरे अंदर ही है तो मैं उनकी हैसियत से उनको कहूँ। मैंने बीड़ी, सिगरेट और शराब सेना में कभी मैंने उसका प्रयोग नहीं किया, और दूसरे भाइयों को भी मैं इसके लिए मोटिवेट भी करता हूँ। स्कूलों में, कॉलेजों में मैं जाता रहता हूँ। नशा मुक्ति जो अभी अब हरियाणा चल रहा है, नशा मुक्त हरियाणा, उसमें मैं सर्वखा पंचायत के प्रवक्ता के रूप में स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में भी मैं गया हूँ। कार्यक्रम, हाँ, कि नशे से दूर रहें, क्योंकि आज हमारा बच्चा, जब पहले पंजाब था, पंजाब को उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी होगी, नशे की गर्त में था, युवा हमारा बहुत ज्यादा नशे के उसमें चला गया था। आज वो बीमारी हरियाणा में घुस चुकी है, और हमारे युवा बहुत तेजी से नशे की तरफ चल रहे हैं। तो मैं स्कूलों में, कॉलेजों में जा करके बच्चों को इसकी बुराइयां, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं वो समझाता हूं, और कार्यक्रम के अंत में मैं एक शपथ भी दिलाता हूं बच्चों को कि हम जीवन में कभी नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करता हूं कि समाज के कोई न कोई काम में आऊं और कोई शुभ कार्य करा जिससे हमारा समाज का कल्याण हो। ठीक बात है। और नशा सबसे बुरी बीमारी है आज हमारे समाज में। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया कैप्टन साहब आपने बताई। और ये मैं बताऊंगा, जैसे आप ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम में रही, वो कौन सा टाइम था और किस प्रकार का मतलब आपका उस वक्त अनुभव रहा? देखिए, ऑप, पराक्रम और रक्षक, ये से मैं कश्मीर में रहा। अच्छा, वहाँ पर थे ये। अच्छा, और समय समय पर वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंसर्जेंसी थी, जो उग्रवाद था, चरम पर था। अभी तो बहुत कुछ वहाँ पर कंट्रोल हुआ है। बिल्कुल। और मैं आसाम में भी, जब उग्रवाद था उस समय भी आसाम में भी रहे। तो कई जगह पर ऐसे हैजर्ड कंडीशन में सर्विस करने का सेना में मौका मिलता है, जहाँ पर जीवन की कोई मतलब वो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सैनिक के रूप में बी बोल्ड व्हाट यू स्टैंड फॉर। जिस चीज के लिए आप खड़े हों, मजबूती से खड़े हों, ये विचार सैनिक का होता है। वो घर की परवाह नहीं करते। घर की परवाह करेंगे तो देश के लिए क्या करेंगे। ठीक बात है, वहाँ देश सर्वोपरि है। यस, सबसे पहले राष्ट्र सेवा, ठीक बात, उसके बाद में दूसरी बातें। ठीक बात है। अच्छा, आपकी पीढ़ी में कारगिल जो वार हुआ था 1999 में, उस वक्त भी पार्टिसिपेट रहे हैं और आप बता भी रहे थे। हाँ जी। तो उस दौरान मतलब कैसा क्या रहा था फैमिली के साथ, परिवार जैसे? देखिए, मैं भी उस समय सर्विस में था, और जैसलमेर सेक्टर में हमारा जो ब्रिगेड था वो लगा हुआ था। और जो मेरे छोटे भाई हैं वो 4 जाट बटालियन में थे। लेते रहे साथ साथ में। ठीक है। और कैप्टन साहब ने 4 जाट बटालियन में कारगिल में, प्रॉपर कारगिल में 4 जाट पोस्टेड थी। और सबसे पहला अटैक पाकिस्तान की तरफ से जो उग्रवादी के या उनके सैनिक थे, वो तो उनकी तरफ से 4 जाट के ऊपर याद है। सबसे पहले उनका अम्युनिशन डंप जलाया, और जहां से भी उनको मौका मिला उसके ऊपर फायरिंग किया। तो 3 और 4 मई को, जून 3 और 4 जून को जब ये भाई यार वो अटैक करने के लिए मतलब पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे, उस समय इनके ऊपर जबरदस्त आरटी का सेलिंग आया। और उसमें उनके सिर में आकर के एक स्प्लेंडर लगा। और स्प्लेंडर लगने के बाद वो तुरंत वहीं अचेत हो गए। उनको वहां से स्लीपिंग बैग में डाल करके उनके साथी ये मान के कि भाई ये तो भगवान को प्यारे हो गए। सही बात है, शहीद हो गए। उनको पैरों में रस्सी बांध के नीचे तक लाए। नीचे हेलीकॉप्टर खड़ा था, और उनको तुरंत वहां से हेलीकॉप्टर से लेकर के श्रीनगर MH में लेके आए। वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाए। लेकिन वहाँ पर उनकी हालात में सुधार नहीं हुआ, तो उनको फिर दिल्ली बेस हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। तो उनको तुरंत जो है, जो हमारा RR हॉस्पिटल दिल्ली है, जिसको आर्मी हॉस्पिटल भी बोलते हैं, उसमें उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ पर उनका स्पेशलिस्टों ने उनका सिर का ऑपरेशन किया।
अच्छा। और उस ऑपरेशन के बाद में जो स्प्लेंडर था सिर में उसको निकाला गया और वो कई दिन के बाद में चेतना में आए। तो वो एक बहुत विचित्र स्थिति थी, क्योंकि जैसे श्रीनगर में उनको लेकर के आया था, वहां से घर पर टेलीग्राम आया, फिर बेस हॉस्पिटल में आए तो बेस हॉस्पिटल से टेलीग्राम आ गया, और जब आरआर में गए तो वहां से भी टेलीग्राम आया। और उस समय जब टेलीग्राम आता था तो ये माना जाता था बंदा ईश्वर को प्यारा हो गया। ठीक बात है। और रेडियो पे या टीवी पे खबर जो ना हाँ, उनको बार बार दिखा रहे थे। जब सोनिया गांधी जी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में इनसे घायलों से मिलने गई तो उनके पास में उनको शॉल दिया था इनको, और एक ड्रेस दी थी उन्होंने, वो आज भी हमने रखी हुई है। अच्छा। और उस समय हमें थोड़ा सा आभास हुआ था, क्योंकि दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन उसको देख करके हम समझ गए थे कि ये भाई है हमारा। सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसे हालात देखे गए थे, सुनने में आया था कि जैसे मतलब फौजी जो थे, सैनिक जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सामने सिर्फ एक टारगेट था। यस। और मतलब उनको एक एक पार्ले जी के पैकेट में मतलब रातें 3-3 4-4 दिन गुजारने पड़ रहे थे। बिल्कुल। आईएलटी पर तो वहाँ तो आपको पता है खाने पीने की बड़ी समस्या होती है। कितना लेकर के चढ़ेगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो पहाड़ी पे पहाड़ी बिस्कुट और जो है ना शक्करपारे वगैरह इस प्रकार से ड्राई राशन होता था, जो इसको चबा करके और बर्फ को पिघला करके उसी को पानी को पीते थे। हाँ, पानी कहाँ है वहाँ, बर्फ को अपने मग में या किसी में डाल के उसको थोड़ा बहुत हिला हलू के गर्म करके वही पानी पीते थे, और दूसरी कोई वहां पर सुविधा नहीं थी। भाई फौजी मतलब ये कहते थे एमिशन की जरूरत है, खाने की जरूरत है। यस, हर उसका सैनिक का ये ध्येय होता है लड़ाई में कि किसी भी प्रकार से राष्ट्र की विजय हो, देश की विजय हो, और वो अपने घर परिवार को याद नहीं आता वहां पर, बिल्कुल भी, किसी भी बेस पर। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, ये बात करेंगे कैप्टन साहब, जैसे आप तो टीचिंग तो जरूर ले रहे हो। हाँ जी। टीचिंग में मतलब किस प्रकार का मतलब आपका वहां पर वो रहा, कैसे तैयार करते थे कैडेट्स को? देखिए, सेना में सेना शिक्षा कोर जो है ना, सैनिकों को शिक्षा और ट्रेनिंग दोनों देती है। अच्छा। शिक्षा क्या है, जो हमारे सैनिक अभी तो मैट्रिक पास जाते हैं, +2 पास जाते हैं, उस समय 5वीं पास भी जाते थे, 4थी पास भी जाते थे, 8वीं पास भी जाते थे। तो उनको सेना शिक्षा के स्टैंडर्ड होते हैं। उसमें आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, आर्मी सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, आर्मी थर्ड क्लास सर्टिफिकेट। अच्छा। तो उनको ये सर्टिफिकेट कराते थे, और जो 8th पास जाते थे उनको 9th 10th 11th और 12th CBSE का सिलेबस है, उसके माध्यम से उनको वो क्लासेज भी कराते थे। और कोई जवान या कोई हमारा साथी सैनिक उसमें जाना चाहे, कमीशन लेना चाहता है, अच्छा, तो उसको कमीशन की भी ACC की क्लासेस चलती है, कोचिंग क्लासेस। अच्छा। उधर हमारे पास में HRDC बोलते हैं हम उनको, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज सेंटर या स्कूल के लो, उनमें क्लास चलती थी, और उनमें सैनिकों को पढ़ाते रहे हम। 9th 10th 11th और 12th की, और आर्मी स्टैंडर्ड 1 2 3। अच्छा जी। ये, और उसके साथ साथ एक मैपिंग की ट्रेनिंग होती है, जो अहम ट्रेनिंग है। सैनिकों को मैप को लेकर के किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है बिना किसी को पूछे हुए, क्योंकि अगर पूछ करके हम कहीं जाएगा सैनिक तो सिक्योरिटी लूज होती है। तो अपने पास में जो मैप होता है, मैप के ऊपर उसकी रीडिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दुश्मन पर भी अटैक करना होता है तो उसकी लोकेशन को पहले मार्क कर लेते हैं। आजकल तो मोबाइल में चल पड़े। हाँ, अभी तो GPS आ गया, उस समय GPS नहीं था। GPS तो बहुत लेट आया, हम तो आने को हो गए थे तब आया था GPS। तो उसमें क्या है, मैप कंपास, उसमें डिग्री निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कंपास से भाई लोकेशन। हाँ, कंपास से डायरेक्शन पता चल जाता है कितने डिग्री पर है। अच्छा। और डिस्टेंस अपने पैरों से सैनिक नापते हैं। अच्छा। हाँ, यूं यस 120 कदम अगर आगे तो 100 मीटर आगे, इस प्रकार से 100 गज आगे। तो ऐसे अपना डिस्टेंस नाप करके चलते हैं। रात में एक जैसे नाइट नेविगेशन टोली है या अटैक टोली है, एक बंदे की वही ड्यूटी होती है कि आप दूरी की गणना करेंगे।
और जो आगे चलता है वो कंपास के ऊपर किस डिग्री के ऊपर जाना है और कौन सी वो direction कंपास लेकर के उसके ऊपर देखता था। अच्छा। अभी तो जीपीएस आ गया, बहुत इजी हो गया। ठीक बात, हर चीज को आसानी से आप गाड़ी में अपने में जीपीएस लगाइए, कहीं भी चले जाइए आप। सही बात है, लेकिन उस समय जीपीएस वगैरह नहीं होता था। ठीक बात। और एक मैपिंग की जो ट्रेनिंग है अहम ट्रेनिंग मानी जाती है सेना की, अच्छा, उस खासकर। वक्त आपने बताया कि भाई मतलब कम पढ़ी लिखी भी सेना में भर्ती हुआ करते, यस, मतलब तो उनको पढ़ाने का जो तरीका था, वो किस मोड में होता था? देखिए एडल्ट एजुकेशन जैसे गांव में बुजुर्गों को पढ़ाते हैं, हाँ ऐसे ही वहां पर बीइंग ए एडल्ट हाँ वो पढ़ाते हैं। सिविल में और आर्मी में डिसिप्लिन का अंतर है। हाँ हाँ, अनुशासन के अनुसार वो आएंगे क्लास में, अच्छा, एक निश्चित समय होता है ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वहां पर क्लास चलती है। अच्छा, और उसमें जो है ना हर एक इंस्ट्रक्टर सब्जेक्ट का होता है, जैसे अपने सिविल के स्कूलों में है ना, वहां भी ऐसे ही है। सब्जेक्ट जैसे मैं सोशल साइंस इंस्ट्रक्टर था, अच्छा, तो मेरे पास सोशल साइंस थी, कोई मैथ का इंस्ट्रक्टर है, कोई इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर है, तो सब्जेक्ट वाइज अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और उसमें जो 9th-10th की क्लासेस थी ये 6 महीने की होती है। अच्छा, आर्मी में 6 महीने के बाद में उनका एग्जाम हो जाता है। अच्छा, अच्छा, और 11th-12th का भी ऐसे ही होता है। और जो आर्मी के स्टैंडर्ड होते हैं उनकी किसी का 2 महीने है, किसी का 3 महीने है, क्रैश कोर्स एक तरीके तो क्रैश कोर्सेज होते हैं। और जो रिटायर आता है, मान लो कोई वहां से आर्मी से 10वीं किया है, तो रिटायर आते समय अनुभव के अनुसार, क्योंकि वो इतना अनुभवी हो जाता है, सीख जाता है, उसको ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है। अच्छा सर, आते टाइम। तो सेना एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर प्रकार से अपने सैनिकों की देखभाल करता है, उनके बच्चों की भी देखभाल करता है। बहुत शानदार एक डिसिप्लिन्ड संस्था है आर्मी। सही बात है, मैं तो बहुत पसंद किया है आर्मी को। सही है, बहुत बढ़िया बात आपने कही, एक प्राउड फील होता है अपने देश के लिए भी। आप आज भी आज मैं आपको बताऊं, मैं 1982 के दिसंबर में मिजोरम में थे। अच्छा, वहां पर हमारी 3 जाट बटालियन में मेरी पोस्टिंग हुई। अच्छा, और मैं उसमें लगभग 3-3.5 साल के करीब रहा। लखनऊ तक मैं उस यूनिट के साथ आया, और तब से लेकर के आज तक उस बटालियन से मेरा बराबर संपर्क है। अच्छा, आज वो बटालियन अरुणाचल प्रदेश से पंजाब में कहीं पोस्टिंग आई है। आज हम उसको सुबह ब्रेकफास्ट और लंच दे करके आए हैं। पूरी बटालियन के एक्समैन गए थे, और एक शानदार मिलन समारोह था, एक किस्म से कहिए। तो ऐसे सेना में लगाव बना रहता है। मैंने देखिए 1982 से लेकर के आज लगभग ये मानिए 43-42 ईयर्स हो गए, लेकिन आपस में भाई भाई की तरह संपर्क बना रहता है। बहुत अच्छी बात है, ये एक सोशल कनेक्ट, भूलते नहीं है। सही बात, सिविल में तो एक दूसरे को भूल जाते हैं, लेकिन एक सैनिक अपने साथी को, अपने बड़े को हमेशा याद रखता है। ये सोशल कनेक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात है। रिश्तेदारियों तक बदल जाती है बातें। हाँ, रिश्तेदारी भी होती है, आपस में करते हैं कि भाई आप और मैं साथ रहे, चलो इसको रिश्तेदारी में बदली कर ले, बेटा बेटी ब्याह दिए। ठीक बात, बहुत ही उसमें बेहतरीन अपना संपर्क बना रहता है, वो कामयाब भी होते हैं रिश्ते। यस, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। एक दूसरे की शर्म करते हैं। सही बात है, आजकल बेटा बेटी आप रिश्ता करते हैं तो डर रहता है मम्मी पापा को। तो आज हमारे समाज में एक बहुत बुरी बुराई आ गई है कि शादी के बाद में बेटा बेटी में अगर तनाव हो गया तो पूरा परिवार उसमें तनाव में आ जाता है। सही बात। लेकिन अगर आपस में जानकारी में हम रिश्ता करते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। सही बात, नेचुरल बात है। बहुत फर्क है इस बात का। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पर मतलब आप ड्रेस कोड में जाया करते, टीचिंग करते थे? हाँ, ड्रेस में, ड्रेस कोड में। हाँ, देखिए सभी के सभी स्टूडेंट भी ड्रेस में आते थे। अच्छा, और इंस्ट्रक्टर भी अपनी ड्रेस में होता है। सैनिक की ड्रेस होती है, जो सैनिक की ड्रेस में रहते हैं। सिविल ड्रेस तो वहाँ मतलब क्लासेज में नहीं है। सही बात। पक्का अपनी ड्रेस में कोई भी क्लासेज ऐसे नहीं। तो बदन पे वर्दी आने के बाद में थोड़ा सा कह सकते हैं डिसिप्लिन आधा तो वैसे ही बन जाता है, अनुशासित, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। सही बात है ना। हाँ, और एक वो भावना भी होती है कि मेरे को स्टूडेंट के दिमाग में भी ये होता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे बटालियन ने स्पेयर करके भेजा है पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ूं। और जो हम इंस्ट्रक्टर होते थे, हम भी ये दिमाग में एक बात होती थी कि भाई ये
स्पेयर होकर के आए हैं, क्योंकि आपको एक सैनिक को स्पेयर होना बहुत कठिन होता है। 3-3 महीने के लिए, 4-4 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए कोई बटालियन एक जवान को भेजती है, सही बात तो वो एक ऐसी स्थिति होती है, उसकी जगह कोई दूसरा काम करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, सही बात की आपने। तो कैप्टन साहब, आपने बहुत सारी बातें, इतनी गजब गजब की बातें बताई, और मैं ये कहूँगा कि जैसे आज भी आप जुटे हुए हो, ये कितने कितने ना उसी चीज़ का फ़र्क है कि जो आप वहाँ पर एक एजुकेशन से जुड़े, और जो सिखाने का जो तरीका था, बताने का जो तरीका था, और वही आज आप अप्लाई कर रहे हो सोसाइटी के अंदर आकर के आफ्टर रिटायरमेंट। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ आने के बाद में मैं जैसे आया था तो मैं हरकिशन मेमोरियल पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल में ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। लेकिन थोड़े दिन के बाद में मेरा गवर्नमेंट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए लेक्चरर सिलेक्शन हो गया। ठीक बात है। तो मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपॉइंटमेंट मिलते 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 काफ़ी टाइम निकल गया। तो 8-9 महीने एज के बचे थे सर्विस के लिए। अच्छा। तो डीओ के पास में हम गए, रोहतक डीओ के पास ज्वाइन करना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि साहब आपका रिटायरमेंट भी नज़दीक आ गया। तो मैं इसलिए अनविलिंग लिख के ले गया था कि मेरा कोई दूसरा सैनिक भाई जिसकी लंबी आयु है सर्विस करने की, अच्छा। वो सर्विस कर लेगा। तो मैंने उधर ही उनको दे दिया कि मैम ये मेरा अनविलिंग सर्टिफिकेट है, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत कम समय बचा है। 8-9 महीने के लिए मैंने क्या सर्विस करना है। और को फायदा हो जाए। हाँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं समाज के बीच में जा करके समाज की कुछ सेवा करूं, कि मैं एक पद खराब ना करूं, एक पोस्ट कम से कम। यस, सही बात। अपने साथी को मिलेगी, और उसके लिए मैंने प्रयास भी किया। और समाज के बीच में मैं खापों के बीच में रहता हूँ। जो खाप हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिले की जितने भी खापे हैं उनका मैं स्पोक्समैन हूँ। अच्छा जी। उनकी तरफ से कोई भी बयान जारी करना है तो, हाँ, प्रवक्ता हूँ मैं, तो बयान जारी करता हूँ। अच्छा, और आपने पत्रकारिता भी मेरे ख्याल से करी हुई है, पत्रकारिता में भी, क्यों? हाँ, मैंने पत्रकारिता सागर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से, जो भारत की मानी हुई यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने सेना में रहते हुए बीसीजे किया, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। और मैं आपको बताऊं, मैं गिने चुने उनमें थे हम विद्यार्थियों में जो उस समय क्लियर पास हुए थे बिना किसी कंपार्टमेंट के। ये एक बहुत बड़ी बात है भाई। सबसे पहली बात तो ये, एक सैनिक होने के साथ साथ में एक अच्छे प्रवक्ता और वक्ता और पत्रकार भी मैं कहूँगा, क्योंकि वो चीजें तभी आ रही हैं इनके सामने सारी बातें। और उसके साथ साथ हमारे गांव में आपने देखा भी होगा, बाबा चमरेशी धाम पर हमने एक बहुत भव्य पुस्तकालय बनाया है, जिसमें कंपटीशन की, रिलीजन की, गेम्स की, हर प्रकार की पुस्तकें हमने रखी है। वो मेरा और मेरे साथी हैं राजवीर, हमारा 2 ही आदमियों का प्रयास था। वो लोगों ने सहयोग किया, किसी ने पुस्तकें दान में दी, किसी ने पैसे दिए लाइब्रेरी के लिए, किसी ने लॉकर दिए, सहयोग सबका था। सही बात। लेकिन उसके लिए जो डायरेक्ट प्रयास थे, हाउ टू एस्टेब्लिश द लाइब्रेरी, वो प्रयास हमारा था। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास रहा, और मैंने खुद ने विजिट करके वो देखी लाइब्रेरी गांव कलावड़ में। और एक चीज और बताऊं, अब मेरे दिमाग में एक फौजी के नाते ये चला कि हमारे गांव का एक जो सैनिक हमारे गांव के शहीद हुए हैं और जो घायल हुए हैं, उनका कोई एक ऐसा रिकॉर्ड हो जो सब आए और वो देखें। सही बात। तो हमने उस लाइब्रेरी के बाद बाहर एक गौरव सेनानी करके, मैं पर्सनली उसमें हमने वो बनवाया, गांव में सर्वे करके। और वहां पर उन शहीदों के नाम लिखे हैं जो वर्ल्ड वार 1 में शहीद हुए, वर्ल्ड वार 2 में हुए, बाद में 1965 में, 1971 में, 99 में जो भी घायल हुए या शहीद हुए, उनका वहाँ रिकॉर्ड है, ताकि उसको पढ़ के गांव के लोग फख्र महसूस कर सकें कि मेरे गांव के लोगों ने भी राष्ट्र की सेवा में योगदान दिया है। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छे प्रयास करे हैं, और ये गांव कलावड़ आपका साक्षी है, यानी कि वो देख सकें जा करके। तो कैप्टन साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा तो बड़ा मन लगा आपसे बात करके। और मैं ये सोचूंगा, जो यंग जनरेशन हमारी, जो नई जो पौध है हमारी, एक मैसेज इस तरीके का दें ताकि वो नशे से बचें, सेना में भी जुड़ें, और जो भी काम करें मतलब एक ईमानदारी के साथ में काम करके आप आगे बढ़ें। सेना में जुड़ने की बात ये है कि मैंने फ्लैक्स पर के चार्ट बना रखे हैं। मैं जहाँ भी स्कूल और कॉलेजों में जाता हूँ, हाउ टू ज्वाइन द आर्मी, अच्छा, मैं उनको
युवा जो 9, 10th, 11th और 12th में बच्चे होते हैं ऑफिसर के रूप में कैसे भर्ती हों, अच्छा। और एक जवान के रूप में अगर जाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक बात। वो मैं अच्छी तरीके से उनको समझा करके गाइड करता हूँ। अच्छा जी, क्योंकि सेना से बढ़कर राष्ट्र सेवा कोई नहीं है। ठीक बात। सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा, देशभक्ति की भावना जो बढ़ती है, सेना का अनुशासन, सेना का जो रहन सहन है, व्यवहार है, वो बढ़ता है। सही बात है, बिल्कुल। मैं सबसे को ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर जरूर लुक रखें। ठीक बात। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। उस स्कूल में आपने एजुकेशन के लिए भेजा है, उस स्कूल में गया, कॉलेज में गया या नहीं गया, बेटा है बेटी है, सब पर अपना लुक रखो। और शाम को अपने बच्चों के पास में कम से कम आधा घंटा जरूर बैठो, उनको समय दो, सही बात। बच्चों को समझो। हाँ, ठीक बात। क्योंकि आज के युग में जो एजुकेशन की वैल्यू है ना, वो किसी भी उसमें फील्ड में नहीं है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, पशु समान है। सही बात है। बहुत बिना स्रोत बातें आपने कई, आपके जीवन की अनुभव थे वो आपने शेयर करे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। आपसे जल्द मुलाकात करेंगे दूसरी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय राणा और कैप्टन जगबीर मलिक जी आपसे लेते हैं अनुमति। सबको राम राम। नमस्कार।